तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो हम जो MTS 2024 नवीन सेट 3 बजे वाले प्रैक्टिस सेट जो है उसका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, उसके सेट नंबर तीसरा आज हम लेंगे और सुपर फास्ट इसका रिवीजन करेंगे। और रिवीजन करने से पहले जो सेट नंबर 2 में कुछ क्वेश्चंस के रिवीजन है वो हम करेंगे। ठीक है, इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर वहाँ से जाकर आपको नहीं मिलता है तो आपको @ लगाकर रैपिड स्टडी 1 लिखना है, चाहे टेलीग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, दोनों पर आपको जो हमारा चैनल है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत। और क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा। तो पहला क्वेश्चन रिवीजन का ये है कि भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। तो भरतनाट्यम पर जो प्रतिबंध है वो 1910 में लगाया गया था। ठीक है, इसको हम सादरट्टम के नाम से भी जानते हैं, आग से संबंधित है। ठीक है, दासियट्टम के नाम से भी इसको जानते हैं। पहला ही क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमने बताया था। और भरतनाट्यम है कहाँ का, तो तमिलनाडु का। भरत कह रहे हैं किसी की तुम मिलने आना। और मोहिनीअट्टम जो है वो कहाँ का है, वो केरल को हमने कैसे याद रखा था, करेला से। करेला क्या हो गया, मुँह गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि मारूनी फोक डांस ये कहाँ का है। तो मारूनी फोक डांस जो है वो कहाँ का है, सिक्किम का है। सिक्किम के और भी हमने छम से बताए थे, जितने भी छम छम वाले हैं वो सब कहाँ के हैं, वो सिक्किम के डांस हैं। ग्रैमी अवार्ड पाने वाले फर्स्ट महिला कौन थी, तो जो तन्वी शाह थी। कौन, तन्वी शाह जो है वो फर्स्ट फीमेल ऑफ ग्रैमी अवार्ड पाने वाली थी। फ्रेस्को पेंटिंग जो है वो कहाँ की थी, तो फ्रेस्को पेंटिंग जो है वो हमने हरियाणा की बताई थी। कहाँ की, हरियाणा की बताई थी। ठीक है, और भी पेंटिंग से संबंधित जो है वो RPF में पेंटिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था पेंटिंग से संबंधित। ठीक है, मधुबनी शायद या फिर मिथिला था, ऐसा ही कुछ करके पूछा गया, शायद मधुबनी था। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग कहाँ के। द कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात कर लेते हैं। तो ये किसकी पुस्तक है, तो ये किसकी पुस्तक है, अरुंधति रॉय की ये पुस्तक है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग। और भी इनकी जितनी पुस्तक पूछी गई हैं इंपॉर्टेंट वो हमने आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में कराई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन है। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें 22वें के जो नाम है वो क्या है, अरिष्टनेमी नाम है। ठीक है, और 24वें कौन है, तो महावीर स्वामी जो है वो 24वें नंबर के हैं। फर्स्ट कौन है, तो आप बताएंगे, चलो हम बता दें, ऋषभदेव जो है वो फर्स्ट है। ठीक है, जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर वे लोग थे जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर वो थे जो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। कल आपको ये चीज़ शायद बताई थी हमने। नागरिकता अधिनियम कब से नागरिकता अधिनियम में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, तो नागरिकता अधिनियम में अब तक 6 संशोधन हो चुके हैं। कितने, 6। ग्रीन प्लेनेट के नाम से किसको जानते हैं, तो आपको कल इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी कि 8 ग्रह हैं, जिसमें मंगल के 2 उपग्रह हैं, डिवियस तथा फ्यूस। पृथ्वी की बात कर लेते हैं तो चंद्रमा है। ठीक है, बुध और शुक्र के एक भी नहीं है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद में जो पृथ्वी जो है वो 5th नंबर पे आता है। ठीक है, आकार में। ठीक है, वैसे अगर क्रम की बात करें तो भूसु क्रम बृहस्पति अब बताया था, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है वो आपको याद कराए थे। तो ग्रीन प्लेनेट के नाम से किसको जानते हैं, यूरेनस को जानते हैं। और यूरेनस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अरुण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अरुण के बाद में सबसे अंतिम कौन सा है, तो वरुण है। ठीक है, और इसको सबसे ठंडा ग्रह भी माना जाता है, किसको, वरुण को। पिच ब्लेड किसका अयस्क है, तो पिच ब्लेड जो है वो यूरेनियम का अयस्क है। अब इसमें हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। ठीक है, क्योंकि कल ये चीज़ हम बता चुके हैं। हॉकी मैच कितनी देर खेला जाता है, तो हॉकी मैच जो है वो 15-15-15 करके 4 बार जो है वो खेला जाता है। बीच में जो 15 मिनट का लंच का टाइम जो है वो भी मिलता है। ठीक है, बाकी इसमें गैप की बात करें तो 3 बार इसमें बीच में गैप होता है। पहले 15 मिनट का हो जाएगा, फिर गैप होगा, फिर 15 मिनट का होगा, फिर लंच होगा, फिर 15 मिनट का होगा, और फिर गैप होगा, और फिर लास्ट में जो है वो 15 मिनट का हो जाएगा। अब चलते हैं हम इस सेट के पहले क्वेश्चन पर कि गुड़िया कुनिथा जो डांस है वो कहाँ का है। तो गुड़िया कुनिथा जो है वो कहाँ का है, हरियाणा का है। कहाँ का, हरियाणा का है। लेकिन डोलू कुनिथा जो है ये कहाँ के है, तो डोलू कुनिथा जितने भी कुनिथा से संबंधित आएंगे, इस सिर्फ गुड़िया को छोड़कर, सॉरी, जितने भी कुनिथा से संबंध आएंगे, कुनिथा को हम कहाँ लेकर जाएंगे, कर्नाटक में। ये हरियाणा नहीं है, कर्नाटक है। ठीक है, याद रखेंगे, वो एकदम दिमाग में ना हरियाणा निकल गया गलती से। ठीक है, तो जितने भी कुनिथा से संबंधित हैं, चाहे कोई भी आगे लगाओ, बस कुनिथा देखा नहीं कि तुमने कर्नाटक लगाया नहीं, कुनिथा कर्नाटक, कुनिथा कर्नाटक। ठीक है, इसके अलावा यक्षगान जो है वो भी आपने सुना होगा। ये भी किससे है, अगर गान होगा तो नाटक भी तो होगा। गान होगा तो कर्नाटक, गान होगा तो कर्नाटक भी होगा ना, नाटक भी तो होगा। बी जो है गासे को हम रिलेट करेंगे किससे, गाने से। ठीक है, लंबे गा रहे हैं, सुर निकाल रहे हैं, सुग्गी कैसे सुर टाइप में निकाल रहे हैं। ठीक है, भूता, और किन की आराधना कर रहे हैं, भूत की आराधना कर रहे हैं, कैसे, नाग मंडला करके। बोला आट और बेलाटा ये सभी कहाँ के, ये सभी कर्नाटक के हैं। केरल की बात कर लेते हैं तो केरल का जो क्लासिकल डांस है वो कौन सा है, तो जो क्लासिकल डांस है वो है मोहिनीअट्टम। ठीक है, और अगर केरल की बात कर लेते हैं तो पडियनी और परिचकली, जितने भी कली वाले रूट वर्ड हैं, कली। ठीक है, कली वाले 98% जो है वो किस में जाएंगे, वो केरल में जाएंगे। ठीक है, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, अभी भरतनाट्यम के बारे में पूरी डिटेल बता ही चुके हैं। और अट्टम जो है, अट्टम रूट वर्ड किससे संबंधित है, तो वो तमिलनाडु से है। 95% जो अट्टम है वो किस में जाएंगे, वो तमिलनाडु में जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन पता ही नहीं है बिल्कुल तो आप तमिलनाडु के साइड जा सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे माई लट्टा में, ओई लट्टा में, सिलवट्टा में, जितने भी अट्टम वाले हैं ये किस में जाएंगे? ये तमिलनाडु में जाएंगे। बिहार की बात कर लेते हैं तो विदेशिया और जातिया, ये जो इया वाले वर्ड है, इया रूट वर्ड याद रखेंगे, ये कहाँ के हैं? ये बिहार के हैं। कहाँ के हैं? बिहार के हैं। केलुचरण महापात्रा किससे संबंधित है? तो ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। किससे? उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। ये महापात्रा रूट वर्ड जो है वो उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। जितने भी महापात्रा वाले हैं, ठीक है, याद रखेंगे। महापात्रा यानी कि उड़ीसी हमें जाना है। दिमाग में एक बात से महापात्रा को उठाएंगे, बाकी हमें आगे किसका नाम आया किसका नहीं आया कुछ नहीं याद रखना। पद्म विभूषण इन्हें कब मिला है? तो पद्म विभूषण जो है पाने वाले फर्स्ट मेल हैं। कौन? केलुचरण महापात्रा, ठीक है। सुजाता महापात्रा, रविकांत महापात्रा, ठीक है, केलुचरण महापात्रा, ये सभी किससे हैं? ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। पंकज चरण दास, ये देखो चरण आ गया ना, चरण, ये चरण वाले भी सब किस में जाएंगे? तो उड़ीसी नृत्य में जाएंगे। देवी प्रसाद दास ये भी जाएंगे। दुर्गा चरण जो है ये भी किस में जाएंगे? हमने क्या बताया? चरण वाले जितने भी हैं ये किस में जाएंगे? ये सभी उड़ीसा में जाएंगे। या तो महापात्रा लगा हो या फिर चरण लगा हो उनके नाम में, ठीक है। आगे चलते हैं, केलुचरण महापात्रा की बात कर लेते हैं। तो केलुचरण महापात्रा को ने सृजन स्कूल जो है वो कब खोला था? तो 1994 में इन्होंने सृजन स्कूल की स्थापना की थी। कब? 1994 में। कुचिपुड़ी की बात कर लेते हैं तो हलीन खान और राधा रेड्डी, जितने भी रेड्डी वाले रूट वर्ड है, रेड्डी बोलते हैं। जो रेड्डी को हम याद रखेंगे, जो रेडी लगती है अपन, जैसे कहीं पे भी कोई भी पर्सन है जो अपनी ठेला लगा के खड़ा हो जाता है उसको हम रेडी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो उस रेडी पर क्या मिलती है? तो कच्ची पूड़ी मिलती है। कैसी मिलती है? कच्ची पूड़ी। तो रेड्डी वाले रूट वर्ड सब कैसे याद रखेंगे? हम कच्ची पूड़ी से याद रखेंगे, ठीक है। और हलीन खान भी याद रखेंगे। मणिपुरी नृत्य की बात कर लेते हैं तो एक गुरु विपिन सिंह आपने नाम सुना होगा जो मणिपुरी से संबंधित है। उनकी ही 4 शिष्या थीं। कौन थी? 4 शिष्या थीं जिन्हें हम झावेरी बहनों के नाम से जानते हैं। दर्शना, सुवर्णा, सुनैना, नैना और रंजना। दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा, ये 4 जो है इन्हें हम झावेरी बहनों के नाम से जानते हैं। और ये भी किससे संबंधित हैं? तो ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। इनके गुरु कौन थे? तो अभी आपको हमने बताया थे, गुरु विपिन सिंह जो है इनके गुरु थे, ठीक है। गुरु अमली सिंह ये भी किससे हैं? ये मणिपुर से संबंधित हैं। गुरु नंद कुमार सिंह की बात कर लेते हैं, ये भी मणिपुर से संबंधित हैं। भरतनाट्यम की बात कर लेते हैं तो टी बालाकृष्णन और रुक्मणी देवी अरुणडेली ये किससे संबंधित हैं? ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। किरण उत्सव की बात कर लेते हैं तो किरण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। काला घोड़ा उत्सव की बात कर लेते हैं। एक है काला घोड़ा चावल, ठीक है, काला घोड़ा नमक चावल जो है वो सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उसको जीआई टैग मिला है। और ये है उत्सव। तो दोनों चीज़ों को है जो चीज़ों को ढंग से पढ़ने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन आपको वो भी दे देगा कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अब आपने तो पढ़ा होगा कि जो काला घोड़ा नमक चावल है वो कहाँ पर मिला है, उसको जीआई टैग तो उत्तर प्रदेश मिला है। और नृत्य पूछ दिया गया तो कहाँ का हम बताएंगे? तो महाराष्ट्र का बताएंगे, ठीक है। बाकी एलिफेंटा उत्सव, बिडोवा उत्सव, निराली पूर्णिमा। निराली पूर्णिमा किससे संबंधित है? तो समुद्र देवता को ये समर्पित है। किसको? समुद्र देवता को ये समर्पित है। बाणगंगा उत्सव 1932 से ये शुरू होता है। पोला उत्सव जिसमें क्या होता है? जिसमें बैल की पूजा होती है। पोला उत्सव में किसकी होती है? बैल की पूजा होती है। गणेश चतुर्थी की बात कर लेते हैं तो ये 11 दिन चलता है और तिलक के द्वारा जो है इसकी शुरुआत जो है 1894 में होती है, ठीक है। खंडोबा और कोजागिरी नृत्य जो है वो भी महाराष्ट्र का है। होजागिरी, ठीक है। इसके अलावा और भी जो है काफ़ी नृत्य जो है वो त्रिपुरा से भी संबंधित हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो कब होता है? तो फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो 1930 में फर्स्ट टाइम होता है। और इसको होस्ट कौन करता है? तो उरुग्वे जो है इसको होस्ट करने का काम करता है। और विजय जो कौन होता है? विजय भी उरुग्वे जो है वो होता है, ठीक है। और उपविजेता कौन बनता है? तो अर्जेंटीना जो है वो उपविजेता बनता है, ठीक है। अर्जेंटीना जब उपविजेता बनी तो उसके कैप्टन कौन थे? तो ब्यूनस आयर्स जो है इसके कैप्टन थे। और उरुग्वे के कैप्टन कौन थे उस टाइम पर? 1930 में जब फर्स्ट टाइम फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था तो मोंटेविडियो जो है उसके कैप्टन थे। अगला क्वेश्चन है कि सेकंड वर्ल्ड कप कब होता है? तो सेकंड वर्ल्ड कप जो है वो इटली में होता है। कब होता है? इटली में होता है, ठीक है। फुटबॉल में बोल रहे हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात हो रही है यहाँ पे। सेकंड टाइम कहाँ होता है? तो इटली में होस्ट किया जाता है। भारत में कब हुआ था ओलंपिक जो है? भारत में कब होता है? तो भारत में जो है ओलंपिक सिडनी ओलंपिक की बात कर रही हो तो सिडनी ओलंपिक कब होता है? 1956 में होता है। और पेरिस ओलंपिक कब हुआ है? तो पेरिस ओलंपिक अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है, 2024 में। टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था? तो 2020 में टोक्यो ओलंपिक होता है, ठीक है, जिसमें 4th रैंक भारत की आई थी। कितनी? 4th रैंक जो है 1956 में सिडनी ओलंपिक में भारत की रैंक 4th आई थी। फुटबॉल जो है, फुटबॉल की बात कर लेते हैं। फुटबॉल से संबंधित क्या है? तो फीफा वर्ल्ड कप जो है वो फुटबॉल से मतलब इसकी संस्था है फुटबॉल की, ठीक है। भारत इसमें शामिल कब हुआ है फीफा में? तो 1948 में फीफा जो है शामिल हुआ है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1904 से होती है। और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है फीफा का? तो ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है। और स्थापना इसकी कहाँ पर हुई है? तो पेरिस में इसकी स्थापना हुई है। किसकी? फीफा की। 2022 की बात कर लेते हैं तो 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? तो 2022 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो कतर में होता है। कहाँ पर? कतर में इसको होस्ट किया गया था, ठीक है। 2023 में कहाँ हुआ? तो 2023 में सऊदी अरब में हुआ है, ठीक है, जिसमें पहला मैच जो है वो किसके किसके बीच में खेला गया था? तो अर्जेंटीना
अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस के बीच में ये पहला मैच खेला गया था। 2026 में कहाँ पर होगा? कनाडा, मैक्सिको, यूएसए में, इन तीनों में मिलकर जो है वो खेला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम आगे चलते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कौन जीता और कौन हारा। तो देखो, इंडिया जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2023 का हारी है। वो भी कितने विकेट से? तो 6 विकेट से जो है वो इंडिया हारी है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक कितने बार जीता है वर्ल्ड कप? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है 6 बार जीता है। अभी तो 2023 में ये जो वर्ल्ड कप है 2023 वाला, ये ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है और इसमें भारत हारा है। तो 2023 में जीता है, 2015 में जीता है, 2007 में जीता है, 2003 में जीता है, 99 में जीता है और 87 में जीता है। कितने कुल टाइम? तो 6 बार जो है वो कुल टाइम जीता है। भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता कितनी बार? तो भारत ने जो वर्ल्ड कप है वो 2 टाइम्स जीता है। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स जो है वो जीता है। और जब 1983 में जीता था उस टाइम जो है कैप्टन कौन थे? तो उस टाइम कपिल सिंह कैप्टन थे। और जब 2011 में जीता है तो उस टाइम कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी जो है उस टाइम कैप्टन थे। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है। 2011 में जीता है तो 1983 में जीता है। ठीक है, 1983 में कपिल देव थे और 2011 में महेंद्र सिंह थे। सभी को पता होगा। देखो, लड़कियों को पता नहीं होती चीज़ें, लेकिन लड़का को ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होती हैं। 2023 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। तो 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, पहला मैच न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो है वो खेला गया था वर्ल्ड कप। ठीक है, और कहाँ पर पहला मैच जो है वो हुआ था 2023 के वर्ल्ड कप का भी बताया कि इंडिया उसमें हारी थी और ऑस्ट्रेलिया उसमें जीती थी। तो ये हुआ था कहाँ पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। कहाँ पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। ठीक है, जिसका पुराना नाम मोटेरा स्टेडियम था और नाम बदलकर इसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया था। ठीक है, मैन ऑफ द सीरीज़ कौन चुने गए थे? तो मैन ऑफ द सीरीज़ जो है वो विराट कोहली चुने गए थे। ठीक है, मैन ऑफ द मैच कौन चुने गए थे? तो ऑस्ट्रेलिया से ट्रेविस हेड जो है वो चुने गए थे मैन ऑफ द मैच। सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे? तो सर्वाधिक विकेट जो है वो मोहम्मद शमी के द्वारा कुल टोटल 24 विकेट लिए गए थे। ठीक है, सर्वाधिक 6 की बात कर लेते हैं तो रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 6 लिए हैं। कितने? कुल टोटल 31 विकेट जो है वो लिए गए थे। 2023 के होस्ट की बात कर लेते हैं। तो 2023 में होस्ट किसने किया है? तो इंडिया ने इसको होस्ट किया था। ठीक है, 2011 में जब वर्ल्ड कप जीता था महेंद्र सिंह धोनी, जब इसके कैप्टन बने थे, तो उस टाइम हारा कौन था? तो हारा जो था वो श्रीलंका जो है वो हारा गया था। ठीक है, और वो भी कितने विकेट से? तो 6 विकेट से जो है वो हराया गया था। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं कि 2023 का जो शुभंकर है वो क्या था। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप का। तो 2023 का जो शुभंकर है वो था स्टेपी हाथी। क्या था? स्टेपी हाथी था। क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो 1975 में हुआ था और दूसरे की बात कर लेते हैं तो 1979 में इसको हुआ था। और इस टाइम फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम कौन जीता था? तो वेस्ट इंडीज जीती थी। ठीक है, इन दोनों को याद रखेंगे, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, यानी कि 1975 और 79 में कौन जीता था? तो वेस्ट इंडीज जीती थी। 1983 में इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को हराया था। इंडिया ने कब हराया था? और 1983 में उस टाइम कैप्टन कौन थे? ये बताया कि कपिल देव जो है उस टाइम 1983 में कैप्टन थे। और वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया ने जीता था। और किसको हराकर जीता था? तो वेस्ट इंडीज़ को हराकर जीता था। ठीक है, टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो खेल की सतह की लंबाई जो है वो 2.74 मीटर और 4 फीट होनी चाहिए। ठीक है, टेबल ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चौड़ाई की बात करते हैं तो 5 फीट होनी चाहिए और 1.5 मीटर होनी चाहिए। नेट की ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो 6 इंच होनी चाहिए। बॉल का वजन की बात कर लेते हैं तो बॉल की जो वजन है वो 2.4 होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो लुसाने में है। कहाँ पर? लुसाने में। ओलंपिक में शामिल जो टेबल टेनिस है वो कब हुआ था? तो 1988 में जो है टेबल टेनिस ओलंपिक में शामिल हो गया था। ठीक है, जो टेबल टेनिस है वो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये चाइना का जो है राष्ट्रीय खेल है। कौन सा? टेबल टेनिस। मनिका बत्रा की बात कर लेते हैं तो मनिका बत्रा जो है वो 16वें राउंड में ओलंपिक में पहुंचने वाली फर्स्ट फीमेल थी। कौन थी? ओलंपिक में पहुंचने वाली फर्स्ट फीमेल कौन थी? तो वो थी मनिका बत्रा। शरद कमल की बात कर लेते हैं तो पेरिस ओलंपिक में जो ध्वज है वो ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो वो बने हैं शरद कमल। ठीक है, आगे चलते हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक और इंडियन होम रूल जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी इनके ही द्वारा लिखी गई है, महात्मा गांधी के द्वारा। और किस भाषा में लिखी गई है? तो ये गुजराती भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद किसने किया है अंग्रेजी में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ का? तो वो है महादेव देसाई। कौन है? महादेव देसाई। की टू हेल्थ एंड ऑल और ब्रदर, यानी कि हम सब भाई हैं। ऑल मेंस आर ब्रदर ये किसकी है? तो ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। द ग्रीन
पैम्पलेट, क्या द ग्रीन पैम्पलेट, माई लाइफ इज़ माई मैसेज, ये भी किसकी है? तो ये भी महात्मा गांधी की है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की है द इंडियन स्ट्रगल, कौन सी? द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की है। सरोजनी नायडू की कौन सी है? द विलेज सॉन्ग, द विलेज सॉन्ग। ठीक है, ये किसकी है? तो ये सरोजनी नायडू की है। जवाहरलाल नेहरू की कौन सी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू की है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं तो ये मेघनाथ देसाई की है। किसकी है? मेघनाथ देसाई की है। जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया आ जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की साइड जाएंगे और डिस्कवरी ऑफ इंडिया आ जाए तो मेघनाथ देसाई की ओर जाएंगे। किस एयरपोर्ट को कुशोक बाकुला रिम्पोचे के नाम से जानते हैं? तो लद्दाख में एक है, लद्दाख के 2, फिलहाल तो अभी 6 जो हैं वो ज़िले बनाने की बात हो रही है, लेकिन लेह जो है वो लद्दाख का एक ज़िला है। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में सिर्फ जो है 2 ज़िले हैं। ठीक है, और 6 की जो है वो बात चल रही है, अभी देखते हैं कौन कौन से बनते हैं। ठीक है, तो लेह जो है वो एयरपोर्ट है कहाँ का? कुशोक बाकुला रिम्पोचे के नाम से जानते हैं। गुवाहाटी की बात कर लेते हैं तो बारदोली एयरपोर्ट जो है वो यहाँ का है। गोवा की बात कर लेते हैं तो दाबोलिम जो है वो गोवा का एयरपोर्ट है। बेंगलुरु की बात कर लेते हैं तो केम्पागोड़ा एयरपोर्ट जो है वो बेंगलुरु का है। ठीक है, जो कि फर्स्ट पेपरलेस एयरपोर्ट है। कौन सा? फर्स्ट पेपरलेस एयरपोर्ट है। नागपुर की बात कर लेते हैं तो BR अम्बेडकर एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है? नागपुर में है। झारखंड की बात कर लेते हैं तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है वो झारखंड में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। पाक्योंग 100th इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर बना है? तो ये सिक्किम में बना है। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पर बना है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है। डोनी का मतलब होता है सन और पोलो का मतलब होता है मून। ठीक है, तो ये कहाँ पर बना है? अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है। सौर ऊर्जा संचालित फर्स्ट एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर बना है? ये कोच्चि में बना है। भारत का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है जो कि दिल्ली में स्थित है। भारत के फर्स्ट एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं तो भारत का जो फर्स्ट एयरपोर्ट है वो जुहू एरोड्रोम एयरपोर्ट है वो मुंबई में बना था। कहाँ पर? मुंबई में बना था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में उसकी जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है? तो ये किसका है? महाराष्ट्र का है। 68.84% जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है। 31.16% जो है वो शहरी जनसंख्या है। 1872 की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट अनियमित जनगणना मेयो के द्वारा की गई थी। लॉर्ड नहीं लगाएंगे, सिर्फ किसके द्वारा? मेयो जो है इनके द्वारा की गई थी। कब? 1872 में। और रिपन के द्वारा जो है वो 1881 में नियमित रूप से हुई है। ठीक है, अनियमित 1872 और फिर नियमित रूप से, नियमित का मतलब है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो है वो जनगणना कराई जाएगी। 2011 की जनगणना कौन से नंबर की है? तो 15वें नंबर की जनगणना थी 2011 वाली। और स्वतंत्र भारत की पूछी जाए तो 7वें नंबर की स्वतंत्र भारत की जनगणना थी, यानी कि आज़ादी के बाद जो जनगणना हुई भारत की। जनगणना आयुक्त कौन थे 2011 में? तो C चंद्रमौली जो है वो जनगणना आयुक्त थे। आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था इसका जो आदर्श वाक्य है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जम्मू में एक मंदिर जो भगवान विष्णु के अवतार रूप भगवान राम को समर्पित है, तो वो कौन सा मंदिर है? तो रघुनाथ मंदिर जो है वो इससे संबंधित है। ये हम MTS का, हम अपने लिए MTS नहीं कर रहे हैं, हमें देखो RPF के लिए जो साइंस और स्टैटिक जो है वो कंप्लीट करनी है, तो इसमें जो चीज़ें एक्स्ट्रा है वो भी RPF में पूछा थी। वैसे RPF की सीरीज जो है वो हम कुछ टाइम में चलाने वाले हैं। अगर आपको देखना है तो कुछ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको कुछ टाइम बाद जो है वो RPF के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे और फिर आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो हम कराएंगे और अच्छे लेवल के कराएंगे, ऐसे नहीं कि उल्टे सीधे करा देंगे। ठीक है, तो पहले प्रीवियस ईयर के बेस पे हम जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, जिससे हमें पता चले कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक में काफ़ी अच्छा रोल रहता है, कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन का
ठीक है। तो इसीलिए हम स्टैटिक जो है वो अभी यहाँ से कवर कर ले रहे हैं, जितनी हो सकती है उतनी, ठीक है। तो क्वेश्चन है, रघुनाथ मंदिर जो है वो समर्पित है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है, जो कि स्वामी नारायण का मंदिर है, ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर बिड़ला मंदिर की बात कर लेते हैं, ये भी कहाँ पर है, ये भी दिल्ली में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है, तो राजस्थान के माउंट आबू पर ये स्थित है दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है। जिसका निर्माण किसने कराया था, तो बिमल शाह कीर्ति जो है इसका निर्माण कराया था दिलवाड़ा मंदिर का, ठीक है। ये शायद एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब एनटीपीसी के 2019 में शायद एग्जाम हुआ था, 19 में या 21 में शायद एग्जाम हुआ था, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था दिलवाड़ा मंदिर वाला, ठीक है। तो 5 मंदिरों का समूह जो है वो दिलवाड़ा मंदिर है। कितने मंदिरों का समूह है, 5 मंदिरों का समूह है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल जो है वो अंकोर वाट का मंदिर है, जिसमें और ये अंकोर वाट का मंदिर है कहाँ पर स्थित, ये कंबोडिया में स्थित है, जिसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों को समर्पित है। कौन सा, अंकोर वाट का मंदिर। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो किससे संबंधित है, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 23 सुना होगा आपने, जो कि मानव दुर्व्यापार और बलात्कार को रोकने के लिए ये इससे संबंधित है। आर्टिकल 23 कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी जो है वो 22 से संबंधित है। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण आर्टिकल 22 कहता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 20 में क्या है, दोष सिद्धि से संरक्षण जो है वो आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार है। कौन सा, शिक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21A में दिया गया है, ठीक है, जो कि 86 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19 में कई भाग हैं, लगभग 6 भाग हैं, जिसमें से F जो है वो नहीं है, ठीक है तो G तक G7 पे आता है, लेकिन F जो है इसमें भाग नहीं है। तो ये कितने हो जाते हैं, 6 प्रकार की जो अपनी स्वतंत्रता है 19 में दी गई है। कितने, 6 प्रकार की। एक छोटी सी ट्रिक है, बोस, संघ, आवागमन, बस, व्यापार, ठीक है। तो यानी कि बोस मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बोस सा का मतलब है शांति इकट्ठे करने की, ठीक है, शांति से इकट्ठे होने की। जो आर्टिकल 19B है वो संघ बनाने की, ठीक है। तो संघ बनाने की 19C में कहीं भी आवागमन का मतलब है घूम सकते हैं आप पूरे देश में कहीं भी, तो 19D है, ठीक है। और बस व्यापार की बात की थी हमने, तो कहीं भी बसने की और कहीं भी व्यापार करने की, ठीक है। व्यापार से, व्यवसाय से ही संबंधित है व्यापार। तो वो एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं आगे, संपत्ति की रक्षा करने से कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल जो 49 है, ये क्या कहता है कि अपनी संपत्ति की जो रक्षा है वो आप कर सकते हैं। आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 जो है ये अनुच्छेद 32 से संबंधित है। किससे, अनुच्छेद 32 से। और अनुच्छेद 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों को जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। कुल मौलिक अधिकार कितने हैं, तो कुल मौलिक अधिकार जो हैं वो 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं, जिसमें से संपत्ति का जो अधिकार है वो हटा दिया गया था। और अब कौन सा है, तो अब है कानूनी अधिकार। पहले मौलिक अधिकार था, अब कानूनी अधिकार है। पहले आर्टिकल अलग था, अब आर्टिकल किस में है, तो अब आर्टिकल कानूनी अधिकार के आर्टिकल नंबर 300A में ये वर्णित है, ठीक है। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो ये भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा जो है वो आर्टिकल 32 को कहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी करती है आर्टिकल 32 के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, DPSP से संबंधित बातें कहाँ पर होंगी, तो अदालत के गैर न्यायिक में DPSP की बातें जो है वो होंगी। DPSP के आर्टिकल की बात कर लेते हैं, तो देखो सबसे पहले इसका जो स्रोत है वो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से जो है वो DPSP लिया गया है, ठीक है। भाग 4 में ये वर्णित है DPSP। आर्टिकल की बात कर लेते हैं, तो 36 से 51 जो है DPSP जो है इसमें वर्णित है, ठीक है। फिर 51 के काम है जो है अपने मौलिक कर्तव्य जो कि रसिया के संविधान से लिए गए हैं। आगे बाद में बात करेंगे, धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। DPSP को भारतीय संविधान की नई विशेषता किसने कहा है,
तो डीपीएसपी को भारतीय संविधान की नई विशेषता जो है वो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डीपीएसपी को संविधान की आत्मा ग्रेगविल ऑस्टिन ने कहा है। डीपीएसपी में संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में डीपीएसपी में जो संशोधन है वो किया गया था। 39A क्या कहता है? तो निःशुल्क कानूनी सहायता जो है वो 39A में वर्णित है, आर्टिकल है। आर्टिकल 43A क्या कहता है? उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिक की जो भागीदारी है वो 43A कहलाता है। आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 कहता है क्या? 0 से लेकर 6 वर्ष। और आर्टिकल 21A क्या कहता है? तो आर्टिकल 21A कहता है 6 से 14 वर्षों के लिए। ठीक है, बच्चों की शिक्षा 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा जो है आर्टिकल 45 में कही गई है। चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 44 कल भी बताया था हमने आपको, समान नागरिक संहिता से ये संबंधित है। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो आर्टिकल 40 कहलाता है। 39 क्या कहलाता है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो सभी को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 15वां आर्टिकल क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 48, 15वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, अनुच्छेद 48A में राज्यों को संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। तो आर्टिकल 48A किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण से संबंधित है। किससे? पर्यावरण से संबंधित है। आर्टिकल 48 सिर्फ किससे संबंधित है? ये कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। आर्टिकल 48। आर्टिकल 49 क्या कहलाता है? कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के जो संरक्षण है वो आर्टिकल 49 में होगी। आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का जो काम है वो आर्टिकल 50 का है। अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी कि इंटरनेशनल पीस जो है वो 51 में है, यानी कि 51 रुपये तुमने दे दे किसी की शांति के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16वां कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। ठीक है, इसमें टिहरी बांध में किसकी किसकी नदियाँ हुए, मतलब कौन कौन सी नदियाँ मिली हुई हैं? तो भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर जो है वो टिहरी बांध स्थित है। भाखड़ा नागल बांध की बात कर लेते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सतलज नदी पर ये स्थित है, जो कि भारत का सेकंड नंबर यानी कि दूसरे नंबर पे सबसे ऊंचा बांध है, जो कि 226 मीटर ऊंचा ये है। सरदार सरोवर बांध की बात कर लेते हैं तो ये गुजरात में स्थित है, 163 मीटर है और ये थर्ड नंबर पर जो है वो इसकी ऊंचाई है। हीराकुंड बांध की बात कर लेते हैं तो ये उड़ीसा में महानदी पर ये स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में महानदी पर स्थित है और सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध। एक ऊंचे की बात अलग होती है, लंबे की बात अलग होती है। ठीक है, दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करना। लंबा पूछा जाए तो कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। दुनिया का सबसे ऊंचा पूछा जाए तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो है वो है जिनपिंग यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि चाइना का है। और चाइना की किस नदी पर स्थित है? तो यालोंग नदी पर ये स्थित है। श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि आंध्रा एंड तेलंगाना मतलब दोनों के बॉर्डर पर जो है वो कृष्णा नदी पर होता है। कौन सा? जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो कोयना जो विद्युत संयंत्र है। कौन सा? कोयना विद्युत संयंत्र जो है वो दूसरा सबसे बड़ा विद्युत जल संयंत्र है। 1920 में बना है। कब और कहाँ पर बना है? तो महाराष्ट्र में बना है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में बना है। फर्स्ट जल विद्युत संयंत्र की बात कर लेते हैं तो 1887 में दार्जिलिंग असम में। कहाँ पर? दार्जिलिंग असम में ये असफल रहा था। ठीक है, फिर 1902 में ये शिव समुद्रम में सफल हो गया था जल विद्युत संयंत्र। भारत की फर्स्ट भूमिगत जल विद्युत परियोजना की बात कर लेते हैं तो ये नाम था छाकरी, जो है ये हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये 18वां कि भारत का द्वितीय सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो बरेही पानी जो है जिसकी कुल लेंथ की बात कर लेते हैं तो 399 मीटर है। बलंगा नदी पर ये स्थित है और कहाँ पर? उड़ीसा में ये स्थित है। भारत के सबसे ऊंचे वाटरफॉल की बात कर लेते हैं तो ये कुचिकल वाटरफॉल जो है कर्नाटक में स्थित है। कौन सी? सबसे ऊंची वाटरफॉल, जिसकी हाइट कितनी है? लगभग 455 मीटर जो है इसकी हाइट है। भारत के थर्ड सबसे ऊंचे की बात कर लेते हैं
तो नोहकलाई जो कि मेघालय में ये स्थित है, खासी पहाड़ियों पर ये स्थित है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो एंजल वाटरफॉल जो है आपने सुना होगा, ठीक है, जिसकी हाइट जो है लगभग 979, ठीक है, लगभग 979 मीटर ये स्थित है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो वेनेजुला में ये स्थित है। कहाँ पर? वेनेजुला में, ठीक है। देवदूत जलप्रपात को हम किस नाम से जानते हैं? तो कराकस के इसको हम देवदूत जलप्रपात के नाम से जानते हैं, एंजल वाटरफॉल को। भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है? तो भारत का जो नियाग्रा है वो चित्रकूट को कहा जाता है। किसको? चित्रकूट वाटरफॉल को कहा जाता है, जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक है। और वैसे नियाग्रा जो है ये है कहाँ पर स्थित? तो ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर नियाग्रा स्थित है। लेकिन भारत का जो नियाग्रा है वो किसको ना जानते हैं? हम चित्रकूट को जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धोसेघर जलप्रपात ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। और दूध सागर की बात कर लेते हैं जलप्रपात, तो ये कहाँ पर? गोवा में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में। सोचीपारा की बात कर लेते हैं, कर्नाटक में है। पुणे की बात कर लेते हैं, ये महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी है वो थी गिरिब्रज, जिसको हम राजगृह के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो है वो पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। मगध के संस्थापक की बात कर लेते हैं, तो मगध के जो संस्थापक थे वो थे वैदरथ। कौन थे? वैदरथ जो है वो मगध के संस्थापक थे। मगध के और हम बात कर लेते हैं, मगध में 4 वंश आते हैं जिसको हम HSNM के नाम से जानते हैं, यानी कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और इसके बाद में मौर्य वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश के संस्थापक थे। शिशुनाग वंश के कौन थे? तो शिशुनाग ही थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्मना नंद थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। मगध की बात कर लेते हैं, तो मगध जो है वो गंगा और सोन नदियों के मध्य में स्थित है। कौन? मगध जो है वो गंगा और सोन नदियों के मध्य में स्थित है, जिसका जिक्र जो है वो अथर्ववेद में है मगध का। मगध के कितने जनपद थे? तो मगध के 16 जनपद थे। अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेती, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्का, अवंती, गांधार, कंबोज, मत्स्य, सूरसेन, ये जो है 16 महाजनपद थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो मौर्य साम्राज्य HSNM, यानी कि इससे पहले नंद वंश था, और नंद वंश के बाद में कौन सा आता है? तो मौर्य वंश आता है। नंद वंश के संस्थापक जो हैं वो माँ पद्मना नंद थे, और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो नंद वंश अंतिम शासक जो घनानंद थे, नंद वंश के अंतिम शासक जो थे वो घनानंद थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को ही हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब होता है? तो सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण है वो 326 BC में होता है, ठीक है। हाइडे स्पीच, जिसको हम बितास्ता या झेलम के युद्ध के नाम से जानते हैं, ये कब होता है? तो ये 325 BC में होता है। किसके किसके मध्य होता है? तो सिकंदर वर्सेस पोरस के बीच में ये होता है। पोरस कौन थे? तो ये पोरस जो है वो सिंध के शासक थे, ठीक है। और पोरस हार क्यों गए थे? क्योंकि इनके ही एक दूत थे आम्बिक ने इनको धोखा दे दिया था। फिर सिकंदर की जो है एंट्री भारत में हो जाती है। और सिकंदर की मृत्यु कब होती है? तो सिकंदर की जो मृत्यु है वो 323 BC में हो जाती है। ये उल्टा चलता है, BC जो है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा पूर्व जिसको हम कहते हैं। सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के जो गुरु हैं वो अरस्तु थे। और अरस्तु किससे संबंधित हैं? तो ये पॉलिटिक्स से संबंधित है। प्लूटो की बात कर लेते हैं। प्लूटो ने एक पुस्तक लिखी थी, रिपब्लिक बुक, ठीक है। फिर सुकरात आते हैं। फिर सुकरात की कोई भी पुस्तक नहीं लिखी गई थी। सिकंदर को और क्या कहा जाता है? तो थल सेना का प्रमुख जो है, सिकंदर के थल सेना का जो प्रमुख था वो कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। और जल सेना को क्या कहते थे? तो नियाकिस जो है वो जल सेना से संबंधित थे, मतलब जल सेना के जो प्रमुख थे वो कौन थे? तो नियारकस थे। कौन थे? नियारकस। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो सिकंदर के घोड़े का जो नाम था वो था बहुकेफला। क्या था? बहुकेफला था। सिकंदर की एक प्रिय पुस्तक कौन सी थी? तो सिकंदर की प्रिय पुस्तक थी इलियड। और इलियड किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये हूमर ने लिखी थी। किसने? हूमर ने लिखी थी, ठीक है।
जिसमें जो है वो वीरता की कहानी जो है वो थी, इलियड की वीरता की कहानी जो है वो इसमें थी। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित बातें और कौन कौन सी हैं, तो 305 बीसी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। और सेल्यूकस निकेटर जो है वो कौन था, अभी बताया हमने आपको, सिकंदर का थल सेना प्रमुख था। कौन था, सिकंदर का थल सेना प्रमुख जो है वो था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, 4 शहर इसने दहेज में दिए थे सेल्यूकस निकेटर ने। कौन कौन से, काबुल, गांधार, मकरान और हेरात जो है इसने दहेज में दे दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से जो है वो विवाह कर लिया था, तभी तो दहेज दिया जाता है जब किसी से शादी की जाती है, बिना फोकट में तो दहेज दिया नहीं जाएगा ना। तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से जब शादी कर ली चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो इसको दहेज में ये 4 जो शहर हैं वो दे दिए गए। ठीक है, चंद्रगुप्त की और भी पत्नियां थी। पहले ये चलन था कि एक आदमी के लगभग 2-2, 3-3 एक राजा के थे यार। ठीक है, राजा ऐसा कर सकते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य प्लस दुर्धरा का जो बेटा है मतलब उसका नाम क्या था, तो उसका नाम जो है वो बिंदुसार था। क्या था, बिंदुसार इसका नाम था। और यही जो है वो गद्दी पर बैठता है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में। कौन बैठता है, तो बिंदुसार बैठता है। अंतिम समय में चंद्रगुप्त का जो अंतिम समय है वो कहाँ पर बीता, तो श्रवण गोलबेला में जो है इनके अंतिम समय जो है वो बीता था। ठीक है, और अंतिम समय में इन्होंने संलेखना व्रत रखा था और जैन धर्म को जो है वो अपना लिया था। उपगुप्त से इन्होंने दीक्षा ली थी, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस शिलालेख में अशोक ने मगध में प्रियदर्शी राजा शब्द का प्रयोग किया है, तो भानु चट्टान शिलालेख है जो कि राजस्थान में मिलती है। इसमें अशोक ने मगध के प्रियदर्शी राजा शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, अशोक के अभिलेख किसने खोजे हैं, तो टी फेंथेलेर के द्वारा 1758 में अशोक के अभिलेख जो है वो खोजे गए थे। और पढ़े किसने हैं, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इनको पढ़ा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे कि प्रकाश एक कैसी तरंग है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी है, अनुप्रस्थ तरंग है जो ऐसे घूम के चलती है। और अनुदैर्घ्य जो है वो एकदम सीधी डायरेक्ट चलती है। ठीक है, जैसे कि ध्वनि की जो चाल है वो सीधी होती है। ठीक है, लेकिन जो प्रकाश की चाल है वो कैसी है, वो फैलती हुई जाती है, यानी कि ऊपर नीचे करके जाती है। ध्वनि की चाल होती कितनी है, तो 332 मीटर पर सेकंड जो है वो ध्वनि की चाल होती है। प्रकाश की चाल की बात कर लेते हैं तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है वो प्रकाश की चाल होती है। आसमान में बिजली पहले दिखती है, बाद में ध्वनि सुनाई देती है। क्या होता है, जब बिजली चमकती हुई दिखाई देती है तो आकाश में जो है पहले बिजली दिखाई देगी, बाद में सुनाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिन के किस समय प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो दोपहर के समय जो है वो सबसे कम होता है। कैसा होता है, सबसे कम होता है। और मतलब प्रकाश का फैंगला, देखो जब सूर्य निकलता है तब भी प्रकाश फैलता है। ठीक है, सूर्य जब अस्त होता है तब भी उसका प्रकाश जो है वो फैलता है। लेकिन सबसे कम कब होगा, तो दोपहर के समय वो फैल चुका होगा ना पूरा का पूरा जो प्रकाश है वो, तो सबसे कम दोपहर में ही प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कब होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में ये होता है। प्रकीर्णन का कारण क्या है, तो प्रकीर्णन का कारण जो है वो आसमान का पहला तो नीला दिखाई देना। ठीक है, और टिंडल प्रभाव जिसमें जो है प्रकाश को बिखेरते हुए दिखाई देना। ये क्वेश्चन अभी टिंडल प्रभाव वाला जो है वो RPF में पूछा गया था, टिंडल प्रभाव। ठीक है, कि प्रकाश किसके कारण बिखरा हुआ प्रकाश का जो बिखरना है वो किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, टिंडल प्रभाव के द्वारा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आई, यानी कि आई को हम डिकोड करते हैं किससे, प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन समानुपाती मतलब समानुपाती किसके होता है, 1/λ इसको हम कहते हैं। इस तरीके से जो बना होता है साइन, इसको हम लैम्डा के नाम से जानते हैं, लैम्डा। और तरंगदैर्घ्य भी इसको हम कहते हैं। जो लैम्डा बना होता है इसको हम मतलब लैम्डा को ही हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य की पावर कितनी, 4 होती है। प्रकीर्णन समानुपात 1/, तरंगदैर्घ्य की पावर कितनी, 4। छोटी तरंगदैर्घ्य के लिए तीव्रता और अधिक प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। ठीक है, कोहरे में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कैसे, सबसे कम होता है लाल रंग का प्रकीर्णन।
हीलियम तत्व की संयोजकता कितनी होती है? तो पहला जो तत्व है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का वो हीलियम ही है, जो राइट साइड में सबसे ऊपर दिखता है। H लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर दिखता है और हीलियम जो है वो सबसे राइट साइड में दिखता है। ठीक है, यानी कि इस साइड इधर ऊपर H लिखा होता है और इधर HE लिखा होता है। ठीक है, इसके बाद में Li होता है। ठीक है, इधर H की साइड में लिबेफ सन ऑफ ऐसे करके जो है वो चलती है। तो हीलियम जो है इसकी संयुक्ता 0 होती है। ये अक्रिय गैस में आती हैं, जो है नहीं आर्गन क्रिप्टन एक्सरन, है नहीं आर्गन क्रिप्टन एक्सरन। ठीक है, क्रिप्टन को क्रिप्टॉन बोलते हैं, एक्सन को जीनॉन बोलते हैं, आरएन को रेडॉन बोलते हैं। इन्हें नोबेल गैस कहते हैं, इन्हीं को। ठीक है, उत्कृष्ट गैस कहते हैं, शाही गैस भी इन्हीं को कहते हैं। और इनकी जो खोज है अक्रिय गैस की किसने की थी? तो रैमजे ने इनकी खोज की थी। आवर्त सारणी में समूह की बात कर लेते हैं तो कितने समूह हैं? 18 समूह होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि हीलियम की खोज किसने की थी? तो फ्रॉकलैंड क्रिप्टॉन ने जो है, लॉकर एंड फ्रॉकलैंड, इन दोनों लोगों ने मिलकर हीलियम की खोज की थी। नियॉन की खोज किसने की थी? तो नियॉन का जो उपयोग है आपने सुना होगा कि जो स्ट्रीट लाइट होती है उनमें नियॉन का प्रयोग होता है। ठीक है, और जीनॉन का भी प्रयोग होता है। आर्गन का प्रयोग किसमें होता है? विद्युत बल्ब जो है इसमें भी आर्गन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बल्ब में भरी जाती है कौन सी? आर्गन गैस। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन ही है, जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और ये अक्रिय गैस के रूप में आती है। रेडॉन जो है वो किस में प्रयोग होती है? तो रेडॉन जो है वो कैंसर में प्रयोग होती है। ठीक है, और ये वायुमंडल में नहीं मिलती है। रेडॉन गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं मिलती है। और ऑर्गन जो है वो विद्युत बल्ब में भरी जाती है। गोताखोर जो है वो किस मतलब उनके पास जो सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम गैस जो है वो भरी होती है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, तभी तो वो सांस ले पाते हैं। अगर हीलियम ही लेंगे तो वो तो मर जाएंगे ना। तो हीलियम के साथ में ऑक्सीजन भी जो है उसके साथ में भरी होती है। ठीक है, अक्रिय गैस की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैस की बाह्यतम कक्षा में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम चीज़ तो अलग है ना। ठीक है, कैल्कोजन किस समूह संख्या से संबंधित है? तो कैल्कुलन जो है वो ऑक्सीजन वर्ग को हम कहते हैं कैल्कोजन। ठीक है, हेलोजन में कौन कौन से आते हैं? तो फिर कल बरे आयोटा में कौन से? फिर F से है फ्लोटीन, फिर कल बरे क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, और आयोटा में तो आयोडीन, फिर कल बरे आयोटा में। अगर आपने ये ट्रिकें सीखी हैं तो आपको बहुत इफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर नहीं सीखी हैं तो एक बार सीख लेना। आवर्त सारणी वगैरह जो शॉर्ट ट्रिक डालकर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। जीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। विजय केलकर समिति थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी कि पीपीपी मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ये आधारित थे विजय केलकर समिति। जीएसटी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है और वैसे 4 प्रकार की होती है। CGST, IGST, UTGST और इसके अलावा CGST। ठीक है, SGST, CGST, IGST और UTGST। मुख्यतः पूछे तो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है GST। ठीक है, और GST कर जो है वो वैसे तो मुख्यतः 5 प्रकार से लगाते हैं न, मतलब वैसे नॉर्मल पूछे जाए तो 5 प्रकार से कर लगता है, और मुख्यतः की बात आ जाए तो 4 प्रकार से, 5, 12, 18, 28। ठीक है, 5, 12, 18, 28 इस प्रकार से लगती है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल की जो बात कर लेते हैं किस में, किस आर्टिकल में है? तो 279A में है। 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। 122वां बिल है जीएसटी के लिए। ठीक है, 0% किस में लगता है? जो घरेलू उत्पाद होते हैं, जैसे कि अनाज है। ठीक है, अनाज पे कोई भी टैक्स मतलब जीएसटी नहीं लगती। दूध है, बिना पैकेट वाला दूध, फल है। ठीक है, इन सभी पे जो है वो 0% स्लैब लगती है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है जो जिन्हें हम पैकिंग के रूप में ले जाते हैं उनमें 5% टैक्स लगता है। कितना लगता है? 5% टैक्स जो है वो लगता है। ठीक है, 3% किस पे लगता है? तो सोना और चांदी ऐसे 2 हैं जिन पर 3% टैक्स लगता है। ठीक है, 3% टैक्स को हम मतलब जीएसटी के टैक्स कर में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, वैसे तो 0.5
15, 18, 28 ये 5 प्रकार के जो कर हैं वो लगते हैं। 0.25% का जो स्लैब है वो किस में लगता है, तो पत्थर जो आते हैं ना उसमें 0.25 का लगता है। ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, इसलिए इनको हमने मतलब सर ने ये चीज़ें जो हैं वो कराई हैं। 18, 28, 18% किस में लगता है, तो लग्जरी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आती हैं, जितनी भी सब में 28% लगता है, चाहे वो फिर टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे कार हो, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आती हैं, ठीक है। 18% किस में लगता है, सॉरी 18% इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में लगता है और 28% जो है वो लग्जरी चीज़ों में लगता है। थोड़ी मतलब ऊपर नीचे हो गया 18-28 की वजह से। तो 18% मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में लगता है और 28% जो वो लग्जरी चीज़ों में लगता है, जैसे कार हो गई, ठीक है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो किस में लगता है, तो 28% में लगता है। कौन सी संस्था भारत में रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट को दर को ठीक करती है, तो ये RBI का काम है। एक तो RR होता है, एक RRR होता है, ठीक है। RBI अन्य बैंकों से वाणिज्य बैंकों को उधार देती है, उसको हम रेपो रेट कहते हैं, जो कि 6.5% पर देती है। और बैंक रेट जो है वो कितनी है, वो 5.15% है। इसके बाद हम इसकी PDF जो है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। बाकी आप थोड़ी जो चीज़ें हैं इसमें पढ़ लेना, ठीक है, अपने अनुसार। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। आप देख सकते हैं जो है वो पूरी हमने PDF आपको लिखी हुई है। साथ ही में अगला लास्ट में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि देश का पहला संयंत्र साक्षर जिला कौन सा है, तो कमेंट बॉक्स में करके बता देना कि कौन सा है, ठीक है। आज वीडियो जो है वो थोड़ा लेट बना है, इसीलिए लेट अपलोड किया गया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।